गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टेम सेल, जिसे हम हिंदी में स्तंभ कोशिकाएं कहते हैं। स्टेम सेल, अगर हम स्टेम सेल की बात करते हैं, देखो एक एडल्ट एनिमल में, एक एडल्ट जो एनिमल होता है उसके अंदर जितनी भी सेल्स होती है, एडल्ट सेल्स, वो सारी की सारी क्या होती है? डिफरेंशिएटेड होती है, यानी विभेदित। विभेदित का मतलब ये हो गया कि इनका भविष्य निश्चित हो चुका है कि जैसे नर्व कोशिकाएं और मसल सेल्स, ये डिफरेंशिएटेड कोशिकाएं होती है, विभेदित कोशिकाएं होती हैं। इनसे अदर कोशिकाओं का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना? यानी पूर्ण रूप से इनमें डिवीजन की जो कैपेसिटी होती है वो खो देती है। अगर हम मसल्स सेल्स और नर्वस सेल्स की अगर बात करें, मसल सेल्स और नर्व सेल्स की बात करें, तो इनके फॉर्मेशन के बाद में जब मसल सेल्स और नर्व सेल्स बन जाती है, तो बनने के बाद में इनमें कभी भी डिवीजन यानी विभाजन नहीं होता। जबकि कुछ टिश्यूज हैं, कुछ ऐसे ऊतक हैं जैसे इंटेस्टिनल एपिथेलियम, इंटेस्टिनल एपिथेलियम, आंत्रिय उपकला, आंत्रिय उपकला, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स में क्या होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये इनमें विभाजन की क्षमता, यानी ये अगर नष्ट हो जाती है तो इनकी जगह दूसरी कोशिकाएं आ जाती है। जबकि मसल सेल्स और नर्व सेल्स जो होती हैं, अगर ये नष्ट हो जाती है तो इनकी जगह दूसरी कोशिकाएं का फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में जो आरबीसी होती है, क्या होती है? आरबीसी होती है, उसमें रीफॉर्मेशन एक सतत प्रोसेस होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है रीफॉर्मेशन। क्योंकि आरबीसी का एज कितनी थी? 120 डेज, लेकिन 120 डेज के बाद में पुनः आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाता है। जितनी नष्ट होती है, जितनी डैमेज होती है, उतनी ही आरबीसी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। मैमल्स में सभी टिश्यूज और ऑर्गन्स में स्टेम सेल्स पाई जाती है। यानी अगर हम हार्ट और पैनक्रियास में देखते हैं तो इनमें स्टेम सेल्स की मात्रा बहुत कम होती है। स्टेम सेल्स की खास बात क्या होती है? स्टेम सेल्स की खास बात होती है, ये अनडिफरेंशिएटेड होती है, अविभेदित होती है। क्या होती है? अनडिफरेंशिएटेड। दो खास बात है इसकी, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसकी। एक तो होता है सेल्फ रिन्यूएबल, सेल्फ रिन्यूएबल यानी खुद की ही कॉपी बनाना, पहला कैरेक्टर, समझ गए ना? ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो अपनी तरह की कॉपी भी बना सकती है, अपने तरह की कोशिकाओं का निर्माण भी कर सकती है। दूसरी खास बात क्या होती है कि इनमें विशिष्ट प्रकार की विभेदित कोशिकाओं को निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। विशिष्ट प्रकार की विभेदित कोशिकाएं
अब विशिष्ट प्रकार की विभेदित कोशिकाएं कौन सी होती है, जैसे नर्व सेल्स, मसल सेल्स, ठीक है। इनको निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण कौन करती है, स्टेम सेल। स्टेम सेल ही विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। अन्य कोशिकाओं में यह कैपेसिटी नहीं होती है कभी भी, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, स्टेम सेल में। स्टेम सेल में ही यह कैपेसिटी पाई जाती है, अन्य कोशिकाओं में यह कैपेसिटी नहीं पाई जाती। दो खास बात होती है स्टेम सेल की। एक तो होती है सेल रिन्यूएबल, खुद की ही कॉपी बनाना। इसके साथ में ये एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएशन, एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएशन, विभेदन की इनमें क्षमता पाई जाती है, ठीक है ना। इनमें विभेदन की काफी क्षमता पाई जाती है, ठीक है। तो ये एक स्टेम सेल की खास बात होती है। प्रथम फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, ठीक है। अर्थात ऐसी सेल्स जिनमें न सिर्फ विभिन्न प्रकार की सेल्स में डिफरेंशिएटेड यानी विभेदित होने की क्षमता पाई जाती है, अपितु अन्य अपनी जैसी अदर सेल्स का फॉर्मेशन भी कर सकती है, अर्थात सेल रिन्यूएबल। इसे क्या बोलते हैं, सेल रिन्यूअल, ठीक है। तो ये दो खास बात होती है किसकी, स्टेम सेल की। यानी स्टेम सेल किसे कहते हैं, ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन करके विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर ले, विशिष्ट प्रकार की विभेदित कोशिकाओं का निर्माण कर ले और उसके साथ में अपनी ही जैसी अन्य कोशिकाओं का निर्माण भी कर सके, अर्थात जिसे हम बोलते हैं सेल रिन्यूएबल। उन्हें हम स्तंभ कोशिकाएं या स्टेम सेल कहते हैं, ठीक है। अब स्टेम सेल देखो, अब अगर हम देखते हैं मैमल्स में स्टेम सेल, मैमल्स में जो सेल्स होती हैं मैमल्स में स्तनधारियों की बात करते हैं, मैमल्स में सेल्स को डिवीजन की कैपेसिटी, विभाजन की क्षमता के आधार पर कितनी क्लास में डिवाइड किया गया है, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, 4 टाइप्स है। कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितनी प्रकार की होती है, 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। 4 टाइप की सेल्स होती है, अर्थात किस कोशिका में कितनी क्षमता है, कितनी प्रकार की कोशिकाओं का फॉर्मेशन कर सकती है। तो फर्स्ट देखिए, टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट, इन्हें हम हिंदी अगर इसका वर्जन देखते हैं, पूर्ण शक्त। हिंदी के अर्थ से हमें पता लगता है कि ऐसी कोशिका जो सभी प्रकार की कोशिकाओं का फॉर्मेशन कर सकती है। क्या कर सकती है, सभी प्रकार की कोशिकाओं का फॉर्मेशन कर सकती है, अर्थात वे स्टेम सेल्स इसमें आती हैं जिसमें अन्य सभी प्रकार की यानी एक जीव में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं
ऐसी कोशिका जिसमें जीव में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन सभी कोशिकाओं को निर्माण करने की अगर इनमें शक्ति पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स। इसका एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं? 2n जाइगोट, युग्मनज, एक अकेली कोशिका जो बार बार विभाजन, जिसे हम विदलन कहते हैं, बार बार विभाजन करेंगी, ये क्या बनाती है? प्लेसेंटा प्लस 3 जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, थर्ड एंडोडर्म। इन अर्थात एक 2n जाइगोट एक टोटिपोटेंट स्टेम सेल होती है। उसमें इतनी शक्ति होती है, इतनी कैपेसिटी होती है कि वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर सकती है और एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन कर सकती है। जैसे इसको हम ये है, ठीक है। अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में 8 कोशिकीय स्तर तक एम्ब्रियो जो 2n जाइगोट होता है। प्रथम 3 विदलन होते हैं। पहला विदलन ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ। कितनी कोशिका बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 कोशिकाओं में, इन 8 सेल्स में वही कैपेसिटी पाई जाती है जो इस 2n जाइगोट में होती है। अर्थात इनमें देखो, विदलन द्वारा निर्मित 8 कोशिकीय कोरक खंडों को अगर अलग अलग कर दिया जाए, इन सबको अलग अलग कर दिया जाए, वन 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8। ये सभी इनकी कैपेसिटी 2n है। सभी क्या है? 2n। इन सभी 8 कोशिकाओं में इतनी शक्ति होती है कि ये शरीर की सभी कोशिकाओं का फॉर्मेशन कर सकती है। इनको 8 को अगर हम अलग अलग कर दें तो कितने एम्ब्रियो हमारे पास प्राप्त होंगे? पूर्ण विकसित 8 एम्ब्रियो प्राप्त हो सकते हैं। अतः मैमल्स के अंदर 8 कोशिकीय भ्रूण, 8 कोशिकीय भ्रूण की प्रत्येक कोशिका में टोटिपोटेंसी का गुण पाया जाता है। और टोटिपोटेंसी किसे कहेंगे? ऐसी कोशिका जिसमें एम्ब्रियो की तीनों जर्मिनल लेयर और प्लेसेंटा, एम्ब्रियो की तीनों जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और इसके अलावा प्लेसेंटा, इसका फॉर्मेशन कौन कर सकती है? देखो, इसका अगर आगे डिवीजन देखते हैं तो हमें एक इस प्रकार से इस तरह एम्ब्रियो प्राप्त होता है। यहां पर इस साइड में अनियमित कोशिकाओं का पिंड पाया जाता है। ये इस अनियमित कोशिकाओं के पिंड को हम बोलते हैं ICM। इसे पूरा बोलते हैं इंट्रा सेलुलर मास। और बाहर की तरफ
जो होती है उसे बोलते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट को बनाती है आगे चलकर प्लेसेंटा। क्या बनाती है? प्लेसेंटा। और इंट्रासेलुलर मास जो बनाता है वो बनाता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तीनों जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन कौन करता है? ICM। अतः इस 2n जाइगोट में क्या क्षमता होती है कि आगे विदलन करके ICM और ट्रोफोब्लास्ट दोनों का फॉर्मेशन करने की इनमें कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है। अतः इसे हम क्या कहेंगे? टोटिपोटेंट पूर्ण शक्त कोशिका कहेंगे। और एम्ब्रियो की बात करें, 8 कोशिकीय एम्ब्रियो की, अगर 8 जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं जिन्हें कोरक खंड बोलते हैं, अगर उनको हम अलग अलग कर दें तो इनमें भी वही शक्ति होती है जो 2n जाइगोट में होती है। इनको अलग अलग यूट्रस में अगर डाल दिया जाए, 8 को 8 यूट्रस में डाल दिया जाए तो 8 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। दैट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। क्या कहलाती है? टोटिपोटेंसी, पूर्ण शक्तता। और ये क्या कहलाती है? टोटिपोटेंट स्टेम सेल। अब आती है दूसरी, प्लूरिपोटेंट। दूसरी कौन सी आती है? प्लूरिपोटेंट। स्टेम सेल सेकंड नंबर है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इनमें क्षमता इन टोटिपोटेंट कोशिकाओं से कम होती है, लो होती है। फिर भी ये बॉडी की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन सभी प्रकार की कोशिकाओं का फॉर्मेशन कर सकती है। सभी प्रकार के सेल्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है। लेकिन इसकी, जैसे हम एक एग्जांपल लें इसका, फॉर एग्जांपल अगर हम देखो एग्जांपल है ह्यूमन एम्ब्रियो के विकास के 4थे दिन, ह्यूमन का जो एम्ब्रियो होता है उसके डेवलपमेंट के जो 4th डे होता है, क्लीवेज के 4th डे, ठीक है, जिसकी बाहरी सतह क्या कहलाती है? ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहलाती है? ट्रोफोब्लास्ट। और आंतरिक जो कोशिकीय पिंड होता है वो क्या कहलाता है? ICM। ट्रोफोब्लास्ट किसका फॉर्मेशन करता है? प्लेसेंटा का। किसका फॉर्मेशन करता है? प्लेसेंटा का। जबकि ICM ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है? इंट्रासेलुलर मास का। ठीक है। और इंट्रासेलुलर मास किसका फॉर्मेशन करता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन ये किसका फॉर्मेशन नहीं कर सकता? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ट्रोफोब्लास्ट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अतः जो ICM है, इंट्रासेलुलर मास जिसे हम बोलते हैं, आंतरिक कोशिकीय पिंड जिसे हम बोलते हैं, इन कोशिकाओं की प्रकृति कैसी होती है? प्लूरिपोटेंट प्रकार की। कैसी होती है? प्लूरिपोटेंट। ये सिर्फ और सिर्फ किसका फॉर्मेशन कर सकती है? एक्टोडर्म का, मेसोडर्म का, एंडोडर्म का। अर्थात बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं, 200 कुछ प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उन सभी कोशिकाओं का फॉर्मेशन तो कर सकती है, लेकिन प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं कर सकती।
अतः इनमें कैपेसिटी, जबकि 2N जायगोट में क्या क्षमता होती है, प्लेसेंटा का भी निर्माण कर सकती है और एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण भी कर सकती है। इन तीनों का निर्माण तो कौन करता है, आईसीएम, और इसका फॉर्मेशन कौन करता है, ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट और आईसीएम किसके द्वारा बन सकती है, सिर्फ और सिर्फ 2N जायगोट, जब या तो 2N जायगोट या 2N जायगोट जब 8 कोशिकीय स्तर तक प्रेजेंट होता है तब तक इसका फॉर्मेशन कर सकती है प्रत्येक कोशिका। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरीपोटेंट। क्या बोलते हैं इसको, प्लूरीपोटेंट। दूसरा कौन सा था, प्लूरीपोटेंट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, ICM, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर मास। कैपेसिटी क्या होती है इसकी, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन, मेसोडर्म का फॉर्मेशन और एंडोडर्म का फॉर्मेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनेक क्षम। क्या बोलते हैं इसको, अनेक क्षम। तीसरा प्रकार अगर हम देखें तो वो होता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। इन कोशिकाओं की संख्या यानी इन कोशिकाओं की संख्या प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से कम होती है। ये सिर्फ क्या कर सकती है, कुछ ही प्रकार की कोशिकाओं का फॉर्मेशन कर सकती है, सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि आईसीएम था वो सभी प्रकार की कोशिकाओं का फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि ये एक्टोडर्म भी बनाता है, मेसोडर्म भी बनाता है और एंडोडर्म भी बनाता है। हमारे शरीर में इस समय जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं का निर्माण एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से ही हुआ है। लेकिन हमें डेवलप होने के लिए हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। माँ के गर्भ में जो प्लेसेंटा बनाती है, प्लेसेंटा वो कार्य करती है, उनका निर्माण कभी भी आईसीएम नहीं कर सकता। अतः प्लूरीपोटेंट की जो क्षमता होती है वो टोटीपोटेंट से कम होती है, जबकि मल्टीपोटेंट की क्षमता प्लूरीपोटेंट और टोटीपोटेंट से कम होती है। ये अनेक प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण तो कर सकती है, लेकिन सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक सिंगल जर्मिनल लेयर की होती है, एक ही जनन स्तर की होती है। जैसे हम बात करें HSC, इसे बोलते हैं हीमोपोइटिक स्टेम सेल। HSC हीमोपोइटिक स्टेम सेल कहां प्रेजेंट होती है, बोन मेरो में, अस्थि मज्जा के अंदर, जिसमें क्या कैपेसिटी होती है, विभिन्न प्रकार की, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा, अर्थात विभिन्न प्रकार की रक्त कणिकाओं का निर्माण करने की इसमें शक्ति होती है। और ये जिंदगी भर, लाइफ टाइम, ये हीमोपोइटिक स्टेम सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का फॉर्मेशन करती रहती है। अतः इसके अलावा ये अन्य प्रकार की कोशिकाओं का फॉर्मेशन नहीं करती। अतः हीमोपोइटिक स्टेम सेल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल बोलते हैं, इनकी क्षमता प्लूरीपोटेंट से कम होती है। और प्लूरीपोटेंट की क्षमता क्या होती है, टोटीपोटेंट से कम होती है। और चौथी जो होती है वो होती है, 4 नंबर की जो होती है उसे बोलते हैं डिफरेंशिएटेड
विभेदित ऐसे कोशिकाओं जिनके ये व्यस्क अवस्था में पाई जाती है, एडल्ट अवस्था में, और ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को निर्माण करने की क्षमता नहीं होती, अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं को निर्माण करने की क्षमता नहीं होती, जैसे नर्व कोशिका और मसल्स सेल्स। तो ये हमारे पास में 3 प्रकार की कैपेसिटी है, 3 प्रकार की स्टेम सेल्स हैं, टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट और मल्टीपोटेंट। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे कि स्टेम सेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकती है, स्टेम सेल्स कहाँ कहाँ, यानी सोर्स के बेस पर हम स्टेम सेल के प्रकार पढ़ेंगे। जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है, फिटल स्टेम सेल्स है, एडल्ट स्टेम सेल्स है, एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स है। इसके आधार पर हम स्टेम सेल्स के प्रकार पढ़ेंगे और एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल्स की भी स्टडी करेंगे। जय हिंद।